हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बैंक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बैंक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, वो हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, आज हम 2 ही पढ़ेंगे, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज जो है हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक्स। वैसे आपको मैं याद दिला दूँ कि होते क्या है। कमर्शियल बैंक जो जनरल पब्लिक से ट्रांजेक्शन्स करते हैं मनी से रिलेटेड, मतलब कि उनके पैसे को एक्सेप्ट करना डिपॉजिट के रूप में, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, उनको थोड़ी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, या उनके एजेंसी फंक्शंस उनके लिए परफॉर्म करना, ये आज हम पढ़ेंगे। प्राइमरी फंक्शंस बैंक के प्राइमरी मेन फंक्शंस 2 होते हैं बैंक्स के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। मतलब कि पब्लिक का जो पैसा है वो सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में उनको एक्सेप्ट करना डिपॉजिट के रूप में, और वही पैसा इकट्ठा करके किसी बिजनेसमैन को लोन देना या किसी नीडी पर्सन को लोन देना। तो ये हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे इसको, ए और बी में, प्राइमरी फंक्शंस को। ए है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक क्या करता है, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के लिए रूप में एक्सेप्ट करता है और अपने पास रख लेता है, और जब उन्हें ज़रूरत होती है उस पैसे की तो वो उन्हें दे देता है, पे कर देता है। तो इसमें पहला पार्ट है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। जो इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब इसको हम एफडी भी बोलते हैं। एफडी में क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो अपना पैसा एक बैंक अकाउंट में जमा करवाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। डिपॉजिट कराने के बाद उसे फिक्स्ड डिपॉजिटर रिसिप्ट मिलती है, मतलब एफडी रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट में क्या क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, नेम ऑफ डिपॉजिटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड ऑफ फॉर विच डिपॉजिट इज़ मेड। मतलब कि किसने डिपॉजिट कराया है, कितना डिपॉजिट कराया है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसे मिलेगा, और कब उस वो जो एफडी है वो एक्सपायर हो जाएगी, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद, वो टाइम ड्यूरेशन उसमें मेंशन की जाएगी। ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है। तो अगर वो डिपॉजिटर जो है उसके एक्सपायरी पीरियड से या मैच्योरिटी पीरियड से के होने से पहले ही अगर पैसा चाहिए तो बैंक थोड़ा उससे रिफ़ंड कर देता है, लेकिन थोड़ा सा चार्ज करता है उसको, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ है। इस एफडी अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसे मिलता है, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैंक डिटरमाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, ये बिजनेस मैन के लिए, बिजनेस अकाउंट्स के लिए एक फैसिलिटीज़ होती है। इसमें बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, इसमें बस एक ये फैसिलिटी होती है कि भाई कोई भी जो बिजनेसमैन है जिसका करंट अकाउंट है वो अपने अकाउंट से बहुत, मतलब कि अनलिमिटेड मनी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है एक ही दिन में। मतलब विड्रॉवल है, डिपॉजिटिंग है, बहुत बार कर सकता है, अनलिमिटेड टाइम कर सकता है। जब उसे जितना पैसा चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा। जनरली बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। अगर जो पैसा डिपॉजिट है उस अकाउंट में वो एक लिमिटेड पर्टिकुलर अमाउंट से थोड़ा कम है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, पे नहीं करता है, चार्ज करता है, सर्विस चार्जेस चार्ज करता है, उस पर पे करना पड़ता है इंडिविजुअल को जिसका वो अकाउंट होता है। और पैसा जो है इस अकाउंट से चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है, जैसे किसी की सैलरीज है तो ये इस अकाउंट से पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, और इसे जो ये हमारा एफडी है इसे हम बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी ऑफ बैंक। और जो हमारी एफडी थी, एफडी को हम बोलते हैं टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक, करंट अकाउंट को हम बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ये ध्यान रखना आप। सेविंग को भी हम डिमांड लायबिलिटी ऑफ बैंक भी बोलते हैं। सेविंग का क्या मतलब होता है, इसमें बैंक्स जो है एक तरह से एनकरेज करता है जनरल पब्लिक को कि थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करें, अपने अकाउंट में जमा कराएं, और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है वो एफडी से काफ़ी हद तक कम होता है। फिर नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, या इसको हम आरडी भी बोलते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि जो पब्लिक है वो हर महीने कुछ अमाउंट तक या पर्टिकुलर अमाउंट तक जमा कराती है अपना पैसा, जो सेविंग्स उनकी होती है। इसमें एक तरह से क्या होता है कि एफडी टाइप का ही होता है, फिक्स्ड पीरियड के लिए ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एफडी में जो हम कराते हैं सारा पैसा एक साथ जमा कराते हैं, और रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि कुछ पैसा, एक अमाउंट का, स्पेसिफिक अमाउंट का हर महीने हम उस अकाउंट में जमा कराते रहते हैं, और जो इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है वो अपने आप ही री इन्वेस्ट हो जाता है इसी अकाउंट में, डिपॉजिट हो जाता है इसी अकाउंट में अपने आप ही। और जब ये मैच्योरिटी पीरियड इसका हो जाता है, लेकिन ये ऐसा है कि जिससे एफडी में था कि हम उसके मैच्योरिटी पीरियड से भी हम उसमें से पैसा निकाल सकते थे, वो लेकिन वो फैसिलिटी इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ हम पैसा तभी निकाल सकते हैं जब हमारा जो अकाउंट है पूरा टाइम कवर कर जाता है।
इसको भी हम टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक बोलते हैं, क्योंकि टाइम के बाद बैंक की लायबिलिटी बन जाती है कि उसे पे करना है। फिर से हमारा लास्ट पॉइंट है मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक अगर हमारा जो सेविंग अकाउंट है, अगर मान लो कि हमने 1.5 लाख रुपए जमा करा रखे सेविंग अकाउंट में, लेकिन उसकी एक लिमिट है 1,25,000 रुपये की, तो जो बाकी का 25,000 होगा वो अपने आप ही एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि इसका क्या मतलब होता है कि जो एक स्पेसिफिक लिमिट है, पर्टिकुलर कोई लिमिट है, उसके आगे अगर हम उस अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो सरप्लस फंड जो है हमारे, वो हमारे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाएंगे। और अगर हम कोई चेक से पेमेंट करनी है हमको उस अकाउंट से, और हमारे सेविंग अकाउंट में तो हैं 1.25 लाख रुपये और एफडी में हमारे 25,000 रुपये हैं, और हमने चेक दिया 1,40,000 रुपये का, तो उस केस में जैसे कि आपको पता ही है कि चेक डिसऑनर हो जाता है अगर सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे इतने नहीं हैं तो। लेकिन इस केस में क्या होगा, एफडी अकाउंट का जो पैसा है वो अपने आप ही सेविंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पैसा एफडी में अकाउंट में ही रहेगा। तो 1,40,000 की पेमेंट हो जाएगी और चेक कोई डिसऑनर हमारा नहीं होगा। तो ये इसमें फैसिलिटी मिलती है, उसे इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा और लोअर उसका रिस्क भी कम ही रहेगा कि चेक डिसऑनर होने का। तो ये थे हमारे 5 डिपॉजिट अकाउंट थे हमारे, एफडी, आरडी, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अब हमारा बी ऑप्शन है एडवांसिंग लोन्स का, जो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमें बिज़नेस करना है तो हमें बैंक से जाके पैसा हम ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। बैंक जनरली प्रोडक्टिव वर्क के लिए ही पैसा हमें देता है, लग्जरी पर्पज़ के लिए कभी हमें लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें भी ये चाहिए कि उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि उन्हें उनका जो पैसा है वो वापस में मिल जाएगा। अगर मान लो कि मैं लग्जरी के लिए पैसा लोन दे रहा हूँ तो वो मुझे देंगे ही क्यों, उन्हें क्या मतलब है, उन्हें तभी देंगे ना जब मुझे प्रॉफिट होगा, तो और मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं उनको पे करूँगा, नहीं तो वो मुझे क्यों देंगे। अब पहला पॉइंट है इसमें कैश क्रेडिट का। कैश क्रेडिट जैसे आपको पता है कि पैसा उधार देना, इसके अंदर क्या होता है कि एक बोरोवर जो होता है वो उसे अलाउ किया रहता है कि वो बैंक अकाउंट से स्पेसिफिक सिक्योरिटी जमा करा के इतना पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। जितना वो पैसा विड्रॉ करता जाएगा उस विड्रॉ किए हुए पैसे पे वो इंटरेस्ट पे करता रहेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर उसे 5 करोड़ का लोन मिल जाता है तो 5 करोड़ रुपये इकट्ठा ही उसे मतलब इंटरेस्ट पे करना है। जितना भी वो उस लोन अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता जाएगा उस विड्रॉल अकाउंट से अमाउंट से उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जिसको हम ओडी भी बोलते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ उनको मिलती है जिनके पास करंट अकाउंट होता है, और स्पेशली उनको मिलती है जिनका करंट अकाउंट भी होता है और जिनके बैंक्स में रिलेशंस अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी जान पहचान होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे करंट अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और मुझे 12,000 पे करने हैं। अब देखा जाए तो चेक डिसऑनर हो जाएगा, लेकिन अगर बैंक का और कस्टमर का रिलेशन काफ़ी अच्छा है तो वो बैंक जो है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा उससे अपने अकाउंट से निकालने दे देगा। ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन वो प्रोवाइड उसे कर रहा है 2,000 रुपये का। इसका मतलब क्या होता है कि जो उसके अकाउंट में पैसे हैं वो बैंक उसे अलाउ कर रहा है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा निकाल पाने के लिए उसे अलाउ कर रहा है। उसे बोलते हैं ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फिर नेक्स्ट है डिमांड लोन। डिमांड लोन में क्या होता है कि ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं सिक्योरिटी बेसिस पे, सिक्योरिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल डिपॉजिट रिसिप्ट। जो भी हमने शेयर्स खरीदे हैं, डिवेंचर्स खरीदे हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोन ले रहे हैं बैंक से, तो उसे हम बोलते हैं डिमांड लोन। जैसे मान लो मेरे पास 500 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 25,000 रुपये है, लेकिन मैं वो मेरे शेयर अभी बेचना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको गिरवी रख के बैंक से लोन ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है टर्म लोन। टर्म लोन जैसे आपको पता है कि क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लोन लेना बैंक से, किसी एसेट को खरीदने के लिए, लैंड, मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, गाड़ी वगैरह कुछ खरीदने के लिए, हम ये घर खरीदने के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं 7 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए या 2 साल के लिए भी, जिसकी हम पेमेंट्स वो जो उसकी EMI होती है, इंस्टॉलमेंट होती है। सर EMI का तो मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं, मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, उसे हम बोलते हैं टर्म लोन्स। फिर लास्ट है इसका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बैंक्स क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास कोई बिल है, ट्रेड बिल है। अब ट्रेड बिल का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे किसी ने से पैसा मिलने वाला है, मेरे पास एक बिल है, लेकिन वो पैसा कुछ टाइम के बाद में मिलेगा, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत आज है,
तो उस ट्रेड बिल को मैं बैंक में जमा करा दूंगा, एक तरह से गिरवी रख लूँगा उसके एक्सपायरी टाइम से पहले और बैंक मुझे उस बिल के बदले में मुझे पैसा दे देगा। और वो बैंक जो बिल है वो पर्सन जिससे मुझे पैसे मिलने थे वो बैंक को पे करेगा, मुझे नहीं पे करेगा। अगर मैं उसका जो पैसा है, जो बिल मुझे पैसा उधार मिला है बैंक से, अगर मैं बैंक को वापस दे देता हूँ तो वो मुझे बिल वापस मिल जाएगा, फिर वो पर्सन जो है मुझे पे करेगा, वो पैसा बैंक को पे नहीं करेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जो वो बिल है पूरी अमाउंट, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं पार अमाउंट पे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मुझे कट के ही मिलेगा, क्योंकि वो पैसे में थोड़ा भी टाइम है, मैच्योरिटी पीरियड उसका आया नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी फंक्शंस। फिर दूसरा है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन सिंपल ही है, बस ए पार्ट ही है इसका, एजेंसी फंक्शन सी है इसमें और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो समझ में भी जल्दी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा आपको। पहला है एजेंसी फंक्शन और दूसरा बी पार्ट है हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस का। ए के अंदर हमारे आता है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी का मतलब होता है कि जब बैंक्स हमारे बिहाफ पे हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एजेंसी फंक्शन, हमारे एजेंट बन के काम करते हैं वो। तो पहला पॉइंट है इसमें कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक हमारे बिहाफ पे रेंट रिसीव करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, चेक रिसीव करता है और हमारे ही बिहाफ पे हमारे ही अकाउंट से, जैसे होता है ना कि एक फैसिलिटी होती है हमारे पास कि उसे बोलते हैं, शायद मुझे नाम दिया उसका ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो जो हमारे बिहाफ पे अगर हम उसे एक्टिवेट कर देते हैं तो हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो मंथली अपने आप ही होता रहता है। टैक्स पे करते हैं हमारे बिहाफ पे, इंटरेस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिहाफ पे पेमेंट करते हैं। तो ये होता है कि कलेक्शन एंड पेमेंट करते हैं कुछ वेरियस आइटम्स की हमारे बिहाफ पे, तो वो एक एजेंट का फंक्शन होता है। फिर नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ से मतलब आपको पता है कि क्या होता है, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कूपन बॉन्ड्स हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज़ हैं बैंक हमारे बिहाफ पे परचेज या सेल करता है उन सिक्योरिटीज़ की हमारे अकाउंट से पेमेंट करके। फिर नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। हमारी जो एसेट्स हैं वो बैंक जो है हमारे बिहाफ पे उनका ट्रस्टी भी बन सकता है और उनका एग्जीक्यूटर भी बन सकता है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है रिमिटेंस ऑफ द मनी। रिमिटेंस मनी का क्या मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बैंक पैसा जो है भेजना, ये हो सकता है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं अभी बता देता हूँ कि बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, थोड़ा लिंक पॉइंट है तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो कोई सिंगल इंडिविजुअल है, किसी को कहीं पैसा भेजना है, सिक्योरिटी रख के पैसा भेजना है, तो वो इंडिविजुअल क्या करेगा, मान लो उसे 10,000 रुपये भेजने हैं तो वो 10,000 रुपये से कुछ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट अपने अकाउंट में जमा कराएगा, उसका एक बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। ओवरड्राफ्ट का एक डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, चाहे वो 10 करोड़ रुपए का भी हो, वो उस पर्सन को दे देगा जिसे उसे पे करना है। क्योंकि 10,000 से मैंने ज़्यादा इसलिए बोला क्योंकि जो 10,000 से ज़्यादा का होगा वो बैंक का कमीशन होता है, कमीशन चार्ज करके वो बैंक इसे ओवरड्राफ्ट बना के दे देगा और वो ओवरड्राफ्ट ये उसे दे देगा जिसे ये पैसा देना चाहता है, ज़्यादा अमाउंट का भी कम अमाउंट का भी। ये लेस रिस्की इसलिए होता है, जैसे इसमें लिखा भी कि लेस रिस्की फॉर क्रेडिटर, क्योंकि ये जो ओवरड्राफ्ट है तभी बनता है जब उसके अकाउंट में इतना पैसा होता है। चेक हम तब भी दे सकते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं भी है, वो डिसओनर हो जाता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होने, डिसओनर होने का कोई चांस इसमें नहीं होता है क्योंकि हमारे अकाउंट में इतना पैसा होता है। और ये जो क्रेडिटर है जिसको हमने अपना बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ये अपने ड्रॉई बैंक में जमा कराएगा जिस बैंक में उसका खुद का अकाउंट है और वहाँ पे उसको इतने पैसे मिल जाएंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये इसलिए लेस रिस्की होता है। अगर रिस्की तब हो सकता है कि अगर जो उसका बैंक ओवरड्राफ्ट है वो ही अगर झूठा है, फ्रॉड है तो। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, बैंक ड्राफ्ट से पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक बिना रिस्क के भेजा जा सकता है। जो इशूइंग बैंक है वो चार्ज करता है, थोड़ा कमीशन चार्ज करता है जिसने कि बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, और लेस रिस्की होता है क्योंकि इसमें डिसओनर होने का कोई चांस, डेंजर, खतरा नहीं होता है। तो ये इसे हम बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे फॉरेन जो करेंसी होती है उसमें डीलिंग करना। नॉर्मली जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इसमें डील करते हैं, या कुछ ब्रांचेस डील करती हैं कि जो पब्लिक सेक्टर इंडियन कमर्शियल बैंक से जो कुछ कमर्शियल ब्रांचेज हैं वो परचेज और सेल करती हैं फॉरेन एक्सचेंज में। जैसे कि मतलब इंडियन करेंसी है
यूएस करेंसी है, जापानीज़ करेंसी है, चाइनीज़ करेंसी है, किसी और कंट्री की करेंसी है, क्योंकि जो डेली चेंज होती रहती है तो उससे प्रॉफिट या लॉस भी अर्न होता है बैंक्स का भी या जनरल पब्लिक का भी। तो ये जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं ये फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करते हैं हमारे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे। फिर नेक्स्ट है इसमें लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक्स एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कंडीशंस की कस्टमर को, की ट्रेडर्स को, जो अलग अलग कंट्रीज़ के हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि इन सेम मैनर बैंक्स कलेक्ट द सेम इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स ऑफ द सेम और अदर कंट्रीज़ फॉर देयर कस्टमर्स। मतलब कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अलग अलग कंट्री से ट्रेडर्स को भी प्रोवाइड की जाती है और ट्रेडर्स की इन्फॉर्मेशन कस्टमर को भी मिल जाती है बैंक्स के थ्रू। फिर इसका नेक्स्ट है बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। अभी ये आपको समझाने की शायद ज़रूरत नहीं भी होनी चाहिए। बैंकर्स चेक का मतलब क्या होता है, जब हमें कुछ पैसा दूसरे के अकाउंट में डालना है तो हम उसे चेक पे उसका नाम लिख के या अकाउंट लिख के अमाउंट लिख के अपने साइन करके उसको दे देते हैं और वो अगले 3 महीने तक उस अकाउंट से पैसे हमारे निकाल सकता है। लेकिन इसमें डिसऑनर होने का थोड़ा चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि चेक के केस में हमारे अकाउंट में उतने पैसे हों या ना हो कोई गारंटी नहीं होता, जैसे कि जो गारंटी बैंक ड्राफ्ट में मिलती है। ठीक है, पे ऑर्डर में बस ये चांस नहीं, खतरा नहीं होता कि डिसऑनर होने का, क्योंकि जो पे ऑर्डर होता है वो लोकल पर्पज़ के लिए होता है और बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो आउट सेक्शन के लिए होता है। मान लो कि मैं रोहतक से हूँ और कोई मेरा जो क्रेडिटर है वो है केरला से, तो वो होगा बैंकर्स चेक के लिए। पे ऑर्डर के लिए तो मैं रोहतक का, अगर रोहतक में मुझे पेमेंट करनी है तो पे ऑर्डर से मैं कर सकता हूँ। फिर इसका लास्ट पॉइंट है हमारा, आज का भी लास्ट पॉइंट होगा हमारा ये, जो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज है हमारा बी पार्ट जो है हमारा। 3 छोटे छोटे पॉइंट्स ये आपने पढ़ भी रखे होंगे। पहला पॉइंट है इसमें हमारा लोकर फैसिलिटीज़ का। बैंक हमें लोकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है थोड़े उसके कम चार्जेस पे। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे गोल्ड है, सिल्वर है, हमारे कोई शेयर डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेपर्स हैं, लैंड के हमारी कोई ऑनरशिप के पेपर्स हैं, वो हम इस लॉकर में रख सकते हैं, जिससे कि हमारी सेफ्टी रहती है कि वहाँ पे हमें चोरी नहीं हो सकती है। और उस लॉकर के बदले में हमें एनुअल रेंट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत कम ही होता है। बैंक हमें लॉकर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स, लॉकर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस लॉकर में हमें सिक्योरिटी हमें मिलती है। जो भी हम उसमें रखना चाहते हैं वो हम उसमें रख सकते हैं। उसमें चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता, जो हमारे घर पे चोरी होने का खतरा होता है। इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं वैसे, जो हमें जिसकी हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसके बदले में हम थोड़ा एक रेंट पे करना पड़ता है एनुअली। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रैवलर्स चेक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंडिया में रह रहा है, कोई नहीं इंडिया में ही मतलब इंटर स्टेट उसे ट्रेड करना है, तो वो एक ट्रैवलर को एक चेक दे देगा, कस्टमर को अपने एक चेक दे देगा, जो चेक ईजिली कैरी कर सकता है। अगर कैश होता तो वो ईजिली कैरी नहीं कर सकता था, तो वो उसे एक तरह से फैसिलिटी मिलती है चेक की वजह से। और जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तो वो बैंक में जमा करा देगा और उसे वो पैसा मिल जाएगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि लेटर एक क्रेडिट जो है वो कस्टमर्स को इम्पोर्ट करने के लिए सामान को बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देता है कि जैसे मान लो कि मुझे कुछ सामान इंपोर्ट करना है तो बैंक से मैं रिक्वेस्ट करके एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लूँगा, जिससे कि मुझे हेल्प मिलती है इंपोर्ट करने में सामान को। फिर हमारा आज का सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स का। जो बैंक है वो अवेयर होते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की, मतलब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन से वो अवेयर होते हैं, तो वो कस्टमर को फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं कि उन्हें क्या क्या डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, मतलब उन्हें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन्हें कौन सी सिक्योरिटी में कब इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्हें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उन्हें किस चीज़ में इन्वेस्ट कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको एक तरह से कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा आज के 2 पॉइंट्स थे हमारे, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। कल हम पढ़ेंगे इसका तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज और ई बैंकिंग के बारे में, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो आज कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम ये कल कवर करेंगे। तो आज ये सारे पॉइंट्स हैं, ये थोड़े आप ध्यान से समझ भी लेना। प्राइमरी फंक्शंस में डिपॉजिट है और एडवांसिंग लोन्स है, फिर इसमें है एजेंसी फंक्शंस और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं थोड़े ध्यान से समझ भी लेना। कल आपकी परसों आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी रहेगी। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक जनरल बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। थैंक यू।